नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको सर्वविदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से हमने उत्तराखंड की ये सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसके अंतर्गत हमने आपके 6 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसी कड़ी में यह 7वें नंबर की श्रृंखला आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। जो आज की जो श्रृंखला है वो उत्तराखंड में कृषि, सिंचाई और पशुपालन से संबंधित रहने वाली है। इससे भी कई दफ़े क्वेश्चन बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला की। इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये कह रहा है उत्तराखंड में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला है। देखिए, जो शुद्ध रूप से बोया गया क्षेत्रफल वाला जिले की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको देखोगे उधम सिंह नगर दिया गया है, चंपावत दिया गया है, पिथौरागढ़ दिया गया है, देहरादून दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है। तो दोस्तों, अगर मैं इस ज़िले के बारे में बताऊं तो ये आपका उधम सिंह नगर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न, दूसरे नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है। उत्तराखंड की ऐसी कौन सी भूमि है, या कहें ऐसी कौन सी मिट्टी होती है, ये भूमि की आर्द्रता कैसी होती है जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड में धान उगाया जाता है। देखिए, तालाब भूमि होती है, उपराव भूमि होती है, खील भूमि होती है, बंजर भूमि होती है। इनमें से कौन सी भूमि है जिसमें सर्वाधिक रूप में या कहें मुख्य रूप से उसमें ये धान बोया जाता है। तो दोस्तों, ये तालाब भूमि होती है जिसमें धान की मात्रा जो सर्वाधिक रूप में अच्छी तरह से खिल कर वो उगता है, ये कहें इसकी गुणवत्ता, इस भूमि की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, जिसमें धान की खेती बहुत खूब तरीके से ये उपज होती है इसमें। ठीक है, अब इसी कड़ी का तीसरे नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है गाँव के समीप पाई जाने वाली इजराइन भूमि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजराइन भूमि को क्या कहते हैं, ये आपको बताएं। बिचलिया या घर या बुटिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह घर या इसको कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न है, सीढ़ीदार खेत संबंधित हैं। अब कौन से राज्य में सीढ़ीदार खेत पाए जाते हैं? देखिए, पंजाब की यदि बात करूँ, ये मैदानी क्षेत्र है। हरियाणा भी पूर्ण रूप से मैदानी क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र ये भी, क्योंकि ये पूरा जो मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि पर्वतीय, ये जो भी राज्य आपके समक्ष में रख रहा हूँ, ये तीनों जो राज्य हैं पर्वतीय राज्य नहीं हैं। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ पर सीढ़ीदार खेत पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 5वें नंबर में क्या कह रहा है, कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। कथन ए, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारस्परिकी है, या फिर कारण 2, यह पहाड़ी ढलानों पर भूमि तथा जल संरक्षण की समुचित उपाय है। यह इसमें किस प्रकार से किया जाता है, ये पीसीएस प्री 2003 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस प्रश्न का अगर सही आंसर की बात करूं तो देखिए, ये दोनों ए तथा दोनों ये सही हैं, दोनों अपने आप में सही व्याख्या करते हैं। और साथ ही यदि मैं जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, जो ये कह रहा है कि यह पहाड़ों में ढलानों पर भूमि तथा जल संरक्षण की क्या होती हैं, ये उपज होती है। देखिए, हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो एकदम पहाड़ के तरह से उनको काट कूट के या सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, जिससे कि वर्षा का पानी उन पर रुक सके। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है 6ठे नंबर का, झूम कृषि डैश को भी कहते हैं। अब ये क्या है, किसको कहते हैं झूम कृषि? ये आपको बताना है, सीढ़ीदार कृषि या समोच्च रेखी कृषि या दोनों को कहा जाता है, AB दोनों, या स्थानांतरणशील कृषि को कहा जाता है। तो इस परिस्थिति में ये क्या कहा जाता है? देखिए, स्थानांतरणशील कृषि, इसके अंतर्गत इसको झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है, अब 7वें नंबर का प्रश्न आप देखोगे तो उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? ये UDA परीक्षा 2003 में पूछा गया है। देखिए, उत्तराखंड में
किस प्रकार से फसलों को बोया जाता है, उनका सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, पहले ये धान, गन्ना, ज्वार या अरहर बोई जाती है, या गेहूं, धान, मडुआ या आलू, या गेहूं, मडुआ, झुंगर या आलू, धान, गेहूं, अरहर, मसूर क्या बोया जाता है, सही क्रम इसका क्या है ये आपको बताना। देखिए दोस्तों, पहला जो बोया जाता है गेहूं, धान, मडुआ, आलू, ये उत्तराखंड में जो फसलों को जो बोया जाता है वो महत्वपूर्ण ये समूह, ये अगर हम कहें इसका जो है समूह के रूप में इसे बोया जाता है। ठीक है, इस समूह के अंतर्गत इनको बोया जाता है। अब 8वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। अब खरीफ की फसल कौन सी नहीं है आपको बताना है। देखिए, कपास है या मूंगफली है या मक्का है या सरसों है। तो खरीफ आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं हैं। तो दोस्तों, जो सरसों है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं आती है, वो रबी की फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब 9वां नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है। अब खरीफ फसल कौन सी है ये आपको बताना। मक्का है या ज्वार है या बाजरा है, ये सभी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी जो फसल हैं ये सभी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक रूप में चावल उगाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। देहरादून दिया गया है, अल्मोड़ा दिया गया है, उधम सिंह नगर दिया गया है, चमोली दिया गया है। तो आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, अगर चावलों की यदि हम बात करें तो चावलों के मामले में उधम सिंह नगर जिला सर्वाधिक रूप में यहाँ पर चावलों का उत्पादन होता है, अन्य जनपदों को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा। ठीक, ये क्रम अगर इसके आधार पर यदि मैं बताऊँ आपको। अब 11वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है राज्य में उत्पादित मडुआ, कोदो अनाज का निर्यात किया जाता है। ठीक है, जो हमारे राज्य में उत्तराखंड के अंतर्गत जो मडुआ होता है, जो मडुआ उगाया जाता है, इस मडुए का जो निर्यात किस देश को ये भेजा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना। पीसीएस प्री 2005 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, अमेरिका को भेजा जाता है, जापान को भेजा जाता है, ब्रिटेन को भेजा जाता है, सिंगापुर को भेजा जाता है। तो किस देश को हमारे उत्तराखंड से मडुआ निर्यात किया जाता है। देखिए, जापान को ये भेजा जाता है। ठीक, अब 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में गन्ने की कृषि समिति है, कहाँ पर है। देखिए, हरिद्वार तथा नैनीताल जनपदों में, हरिद्वार या तथा पिथौरागढ़ जनपदों में, देहरादून तथा उधम सिंह नगर जनपदों में, या उधम सिंह नगर तथा पिथौरागढ़ जनपदों में। ये गन्ने की कृषि समिति किस जनपद के अंतर्गत आती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के उच्चारण मैंने कर दिया है, आपको बताना है। आप कमेंट सेक्शन में मेरे उत्तर देने से पहले दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, देहरादून और उधम सिंह नगर के जनपदों में ये क्या होता है, ये गन्ना समिति, ये कृषि की गन्ना समिति पाई जाती है। ठीक है, अब 13वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फसल की पैदावार नहीं होती है। अब इन चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो उत्तराखंड में इस फसल का उत्पादन नहीं होता है, पैदावार नहीं होती है। तो आपको ये ऑप्शन देख के लग गया होगा कि कौन सा है इसका सही है। देखिए, माल्टा होता है, सेब होता है, लीची होती है, परंतु नारियल नहीं होता है। नारियल केरल के अंतर्गत ये अन्य राज्यों में होता है। ठीक है, अब 14वें नंबर का प्रश्न कह रहा है किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। देख, पीसीएस प्री 2003 के अंतर्गत ये पूछा गया है। देखिए, भारत सरकार ने जिस जोन को लीची निर्यात के लिए नॉमिनेट किया है वो कौन सा जनपद है, या कौन कौन से जनपद है, ये आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो देहरादून है, ठीक है, देहरादून लीची के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीची लगती है। तो ये भारत सरकार के निर्यात जोन के रूप में से सम्मिलित किया गया है लीची के क्षेत्र में। अब 15 नंबर का प्रश्न की यदि मैं बात करूँ, उत्तराखंड के किस स्थान पर लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। देखिए, आयात के बारे में, निर्यात के बारे में बात करें तो देहरादून है। ठीक है, उसी पर आयात के
अब लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, किस स्थान की लीची, ये आपको बताना है। ये 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, तो जिस जनपद की जो लीची सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो आपके नैनीताल जनपद में, ठीक है। नैनीताल जनपद इसका सही आंसर है, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है ये। अब किस स्थान की पूछ रहा है, ठीक है, ये नैनीताल जनपद की, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। कृषि संबंधी जानकारी हेतु किस योजना को प्रारंभ किया गया, देखिए, ठीक है। अब कृषि संबंधी जानकारी किस प्रकार से जनमानस के दी जाती है, कृषकों को दी जाती है, इससे संबंधी किस योजना को प्रारंभ किया गया, कृषि कवच योजना या कृषि आम आदमी योजना या फिर कृषि चैनल योजना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो इसका जो प्रश्न का सही आंसर है, ये कृषि चैनल योजना के अंतर्गत कृषि से संबंधी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, किस प्रकार से खेती की जाती है और किस प्रकार से कीट छिड़काव किया जाता है रासायनिक चीज़ों का, और यूरिया खाद इत्यादि सभी चीज़ों की ये यहाँ पर जानकारी दी जाती है, किस प्रकार से ग्रोथ की जाती है फसल के अंतर्गत। ये कृषि चैनल के मध्य ये दिया जा रहा है, दूरदर्शन के अंतर्गत भी ये है, कृषि चैनल भी इसके लिए अलग से आता है, ठीक है। 17वें नंबर का प्रश्न देखिए, राज्य की सबसे पुरानी नहर है, कौन सी नहर है जो राज्य की सबसे पुरानी नहर है? या शारदा नहर है, ऊपरी गंगा नहर है, या राम गंगा नहर है, या ऊपरी गंगा पूर्वी गंगा नहर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये शारदा नहर है, राज्य की सबसे पुरानी नहरों में से एक नहर मानी जाती है, ठीक है। अब इसी कड़ी का 18वें नंबर का प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बताना है, भीमताल है या शारदा है या रामगंगा, ये सभी हैं। तो ये दोस्तों ये क्या है, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील के रूप में इसे जाना जाता है। 19वें नंबर का प्रश्न, जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? ये आपको बताना है। देखिए जो ये जमरानी बांध बना है, जो परियोजना बनाई हुई है, इससे सिंचाई की सुविधा जो उपलब्ध होती है, कि जनपद को उपलब्ध होती है, ये आपको बताना है। देखिए देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल या चंपावत, तो इसका सही आंसर है नैनीताल जनपद को इस परियोजना से सिंचाई के रूप में लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अब 20वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 20वें नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नानक सागर बांध नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? देखिए भागीरथी पर की गई है, टोंस पर की गई है, या नहर टोर में किया, भिलंगना में की गई है। तो दोस्तों नहर टोर में इस परियोजना को निर्मित किया गया है, ठीक है। अब इसी कड़ी का 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 21वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? देखिए पीसीएस प्री 2014 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। देखिए भागीरथी और अलकनंदा या यमुना या भागीरथी या काली या टोंसी या भागीरथी या भिलंगना नदी पर ये टिहरी जल विद्युत परियोजना को निर्मित किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया है भागीरथी और भिलंगना नदी पर ये टिहरी जल विद्युत परियोजना को बनाया गया है, ठीक है। अब 22वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ, ये कनिष्ठ लिपि सहायक परीक्षा 2018 के अंतर्गत पूछा गया। देखिए टिहरी से विद्युत का बनना या उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? वर्ष 2008 से, 2007 से, 2006 से, 2005 से। तो इसका जो सही आंसर है 2006 से ये विद्युत उत्पादन करना इसने प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। अब 23वें नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? ये पीसीएस प्री 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर देना है। देखिए देहरादून, ऋषिकेश, कालसी या हरिद्वार, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका देहरादून जनपद के अंतर्गत ये होता है, देहरादून के अंतर्गत होता है। 24वां है ये अति हिमीकृत वीर उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। ये देहरादून में किया गया है, हरिद्वार में किया गया है, या हल्द्वानी में किया गया है, या फिर
नैनीताल में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये देहरादून के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। 25वें नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया। ये लोअर सब डिवीजन के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 के। तो देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, हल्द्वानी। तो इसका जो सही आंसर है, जो प्रथम डेयरी संस्थान की स्थापना की बात करूं तो ये हल्द्वानी के अंतर्गत की गई थी। 26वें नंबर का प्रश्न, राज्य में दूध एवं दूध उत्पादनों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2004 और 6 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी आने की संभावनाएं अधिक हैं। देखिए जो राज्य में हम जितने भी जो दूध उत्पादित होता है, उस दूध को जब डेयरियों से जब बड़ी दूध उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत जाता है, जहाँ पर डेयरी विभाग का जो बड़ा कंटेनर होता है, जहाँ पर इस दूध को पैकेजिंग किया जाता है और इसको किस नाम से बेचा जाता है ये आपको बताना। देखिए आंचल, पराग या नंदन या अमूल किस नाम से इसे बेचा जाता है। तो दोस्तों ये आंचल के नाम से यहाँ पर बेचा जाता है राज्य में, ठीक है। अब 27वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है स्वयं सहायता समूह का प्रारंभ कब किया गया, ये आपको बताना है। देखिए वर्ष 1998 से 99 के मध्य, 2001 से 2002 के मध्य, 2003 में, 2005 से 6 के मध्य कब किया गया था स्वयं सहायता समूह का निर्माण। तो दोस्तों इसका अगर सही आंसर बताऊं तो ये 2001 से 2002 के मध्य स्वयं सहायता समूह का ये प्रारंभ किया गया था उत्तराखंड में। अब देखिए 28वें नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई। देखिए किसने ये इस चीज़ को लागू किया गया था, कौन से उसमें मुख्यमंत्री रहे जिनके द्वारा गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई थी। तो दोस्तों उसका सही आंसर आपको बताना है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले दे सकते हैं। देखिए बीसी खंडूरी या बीएस कोश्यारी द्वारा या फिर एनडी तिवारी द्वारा या हरीश रावत द्वारा। तो दोस्तों जिसने इस योजना को जो प्रारंभ किया था वो एनडी तिवारी द्वारा गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 29वें नंबर का। तो 29वें नंबर के प्रश्न में कह रहा है मिनी डेयरी योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं को क्रय करने के लिए सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है, कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, 20, 50, 60 या 70। तो कितना प्रतिशत दिया जाता है, 50% यहाँ पर क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। और 30वें नंबर का जो प्रश्न है ऊन विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, आपको बताना है, ठीक है। ऊन विकास कार्यक्रम को कब लागू किया गया था, 2004 से 5 के मध्य, 3 से 4 के मध्य, 4 से 5 के मध्य, 2000 से 1 के मध्य। तो ये जो प्रारंभ किया गया था 2004 से 5 के मध्य से लागू किया गया था, ठीक है, शुरू किया गया था कहने का मतलब है। अब 31वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है उत्तराखंड में ऑपरेटिव रेशम फाउंडेशन का गठन कब किया गया। देखिए 2000 में या 2002 में, 2004 में, 2006 में। तो 2006 के अंतर्गत ये ऑपरेटिव रेशम फाउंडेशन का गठन किया गया था। अब 32वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है राज्य में रेशम की कौन सी प्रजाति उत्पादित की जाती है, ठीक है। रेशम की कौन सी प्रजाति उत्पादित की जाती है, मलबरी, टसर, एरी, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के ये रेशम उत्पादित किए जाते हैं राज्य के अंतर्गत। निम्न अब 33वां निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य की कुटीर प्रक्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। कुट प्रक्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है, ऋषिकेश है, श्यामपुर है या दयाल बाग है या वैणी है। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों 33वें का जो सही आंसर है श्यामपुर क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अब 34वां मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है, ठीक है। अब जो मत्स्य नीति जिस राज्य ने
सर्वप्रथम रूप से प्रथम बार ये प्रारंभ किया था, हरियाणा था या उड़ीसा था, उत्तराखंड या गुजरात था। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका उत्तराखंड राज्य था, जिसने मत्स्य नीति सर्वप्रथम लागू की थी। अब इसी कड़ी का अंतिम प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तराखंड बीमा योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? ठीक है, बीमा दुर्घटना बीमा योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई है? ठीक है, ये दोस्तों 1985 से या 1960 से 1974 से 1930 से किस वर्ष दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1985 से दुर्घटना बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था। दोस्तों जो ये प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।